हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को नोट्स की हेल्प से स्टडी करने वाले हैं। कोई भी चैप्टर आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं, उसे स्टडी करते हैं, ये मैटर नहीं करता। आप उसे कितने अच्छे से रिवाइज करते हैं और उसे कितने अच्छे से लर्न करते हैं, ये मैटर करता है। एग्ज़ाम टाइम हो या फिर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना, उस टाइम पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे नोट्स ही होते हैं। आप जितना अच्छा नोट्स बनाओगे उतने ही अच्छे से आप चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे और उसे काफ़ी समय तक याद भी रख पाओगे। नोट्स आप अच्छे बनाइए, चाहे आप खुद से बनाएं या फिर किसी की हेल्प से। तो हम नोट्स की हेल्प से ही इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये पूरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन पे ही बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फाउंड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, यानी चेंज तो होता है लेकिन उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस एक्सेट्रा। Chemical change, the change in new substances with new properties are formed are called chemical change। और ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, ऐसे चेंज को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्डिंग ऑफ मिल्क एक्सेट्रा। केमिकल रिएक्शन, the reaction in which two or more substances react to form new substances with new chemical identity and property are called chemical reaction। ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करें जिसकी केमिकल आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी पहले वाले यानी रिएक्टेंट से पूरी तरह से डिफरेंट हो, ऐसे रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इन केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स इज ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड। और केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब आप अगर देखो तो इसमें पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, यानी H2SO4 था तो ये SO4 जिंक के साथ चला जाता है और प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन अलग हो रहा है। इसमें पुराने बॉन्ड्स टूट के नए बॉन्ड्स बन के एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन दोनों में रिएक्शन होता है तो ये दोनों आपस में जुड़ के एक नए प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ही लिखना वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल है अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नए प्रोडक्ट वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये जो लिखा गया है ये एक वर्ड इक्वेशन है। अब इसी को, इनके फॉर्मूले को सिंबल के फॉर्मेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें, यानी हाइड्रोजन को H2 से डिनोट किया जाता है, H2 प्लस ऑक्सीजन को O2 से। ये जो जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नए प्रोडक्ट H2 यानी वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब आप नीचे देखो तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल हों, ऐसे इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हो द इक्वेशन दैट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है मास ऑफ रिएक्टेंट के। मास में कोई चेंजिंग नहीं आती है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये पहले से ही बैलेंस्ड हैं। इसमें आप देखो तो मैग्नीशियम के 2 एटम
रिएक्टेंट साइड है और मैग्नीशियम के 2 एटम प्रोडक्ट साइड है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। अब आते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर। ये इसी का उल्टा है, द इक्वेशन दैट डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा केमिकल इक्वेशन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना करे, ऐसे केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल H2 + O2, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये नए प्रोडक्ट H2O वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन आप देखो तो इधर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का चेंज इन स्टेट, लाइक सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू गैस एक्सेट्रा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टेट चेंज हो रहे हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो अक्सर उसमें देखा जाता है कि स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके H2O को फॉर्मेशन करते हैं। इधर आप देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेज हैं, और जो ये प्रोडक्ट बना रही हैं ये एक लिक्विड है। तो इसमें आप देखो तो स्टेट चेंज हो रही है रिएक्टेंट की, मैटर की। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का जिसमें स्टेट चेंज हो रही है। जैसे सॉलिड है तो वो रिएक्शन के बाद गैस में बदल जाए, या फिर गैस लिक्विड में, लिक्विड गैस में बदल जाए, ऐसे। अब आते हैं, देखते हैं किसको किससे डिनोट किया जाता है। गैस को स्मॉल g से, लिक्विड को स्मॉल l, सॉलिड को s से, और एक्वस सोल्यूशन को AQ से डिनोट किया जाता है। एक्वस सोल्यूशन ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो, एक सोल्यूशन होता है ये। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। एग्जाम्पल आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। रिएक्टेंट साइड आप देखो तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर है, लेकिन जब इन दोनों में रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में आयरन सल्फेट बनता है तो उसका ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कलर का चेंज हो जाए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। एग्जाम्पल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इन दोनों में रिएक्शन होने के बाद नया प्रोडक्ट बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसमें गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का कि उसमें गैस इवॉल्व हो रही है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में जब रिएक्शन होता है तो बनता है एक प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसमें चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रही है। तो ये एक चौथा कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का कि अक्सर केमिकल रिएक्शन में पाया जाता है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। When two solutions are mixed together and then after reaction some solid are seen in the beaker, this solid are called precipitate। जब दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया जाता है तो रिएक्शन के बाद उसमें कुछ सॉलिड देखने को मिलता है बीकर में, तो ऐसे सॉलिड को प्रेसिपिटेट बोला जाता है। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है वाटर में। जैसे फॉर एग्जांपल जब दूध फटता है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसमें सॉलिड अलग दिखता है और लिक्विड पार्ट अलग दिखता है। तो जो सॉलिड पार्ट होता है ऐसा लगता है जैसे कोई थक्का जम गया हो, तो उसी को प्रेसिपिटेट बोला जाता है, वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक। एग्जांपल है लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ये इन दोनों में जब रिएक्शन होता है तो फॉर्मेशन होता है नए प्रोडक्ट लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का। ये जो लीड आयोडाइड है ये प्रेसिपिटेट है। तो ये पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएं,
इनमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये हमने पीछे पढ़ा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। तो ऐसे रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड होते हैं उन्हें बैलेंस कैसे किया जाए। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड बॉक्सेस। जो फार्मूलाज दिए गए रहते हैं केमिकल इक्वेशन में उसके ऊपर आप बॉक्स बनाएं और उस बॉक्स के अंदर आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। सेकेंड स्टेप होता है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड है और जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, नंबर ऑफ एटम्स लिखिए उन पे। फिर थर्ड स्टेप है टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन को बैलेंस करते समय, नंबर ऑफ एटम को इक्वलाइज करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप कंपाउंड के फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। ठीक, या फिर आप बॉक्स के ऊपर नीचे या फिर इधर भी कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ बॉक्स के इसी साइड कुछ लिख सकते हो, कोई नंबर लिख सकते हैं। स्टार्ट इक्वलाइज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। फिर ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने शुरू करने होंगे। आप देख रहे हो कि इधर आयरन Fe एक है और इधर 3 एटम्स हैं, तो इधर 3 बनाने के लिए हमें इधर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो गया 3Fe। अब नंबर ऑफ आयरन एटम्स दोनों साइड इक्वल है, प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर। अब H2 इधर 2 है, इधर 2 है, ये इक्वल है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है ऑक्सीजन एटम और इधर 4 है, तो इधर 4 बनाने के लिए हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 4 ऑक्सीजन एटम और प्रोडक्ट साइड भी 4 है, तो ये ऑक्सीजन इक्वल है दोनों साइड्स। अब जब हमने 4 इधर लिखा तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज हो गया। 4 लिखते ही ये हाइड्रोजन 8 हो गए और इधर हाइड्रोजन 2 हैं, तो हम इधर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इधर 8 हाइड्रोजन हो जाएं, ताकि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो हम इधर 4 लिखेंगे, 4 लिखने पर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हाइड्रोजन एटम आएंगे। तो ये केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। ज़रूरी नहीं है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हों, जैसे आपको ये बॉक्सेस बनाने हो, नंबर ऑफ़ एटम्स की लिस्ट बनानी हो, ये सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं। ये चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको सीखने के लिए बताई जाती हैं कि पहले आप ऐसे करो, ऐसे करो। जब आप 2-3 एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होंगी। आप देखते ही समझ जाओगे कि किधर कितने एटम्स हैं, किधर कितने बढ़ाने हैं, किधर कितने घटाने हैं। ठीक, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज़ कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। वो मेथड जिससे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं उस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारी कोशिश ये रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस कराए जाएँ। इस पूरे चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही बात हुई है, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे आप इस चैप्टर को उतना ही पक्का करते जाओगे। ठीक, तो हमने लगभग हर टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स कराने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके नए कंपाउंड का, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया का। तो इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 है, तो इधर 2 बनाने के लिए हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो इधर 2 नाइट्रोजन के एटम हो गए। साथ ही में इसमें हाइड्रोजन में भी कुछ चेंजिंग आई है। जब हमने इधर 2 बढ़ाया तो इधर ये हाइड्रोजन आइटम 6 हो गए, तो हम इधर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे भी ये हाइड्रोजन 6 हो जाए। तो हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखोगे तो इधर 2 नाइट्रोजन आइटम है, इधर 2 नाइट्रोजन आइटम है, इधर 6 हाइड्रोजन आइटम है और इधर भी 6 हाइड्रोजन आइटम है, तो ये अब बैलेंस्ड हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर 1 है।
ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन एक ही है, तो इधर 2 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर इधर 2 ऑक्सीजन हो गए, साथ ही में मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो इधर 2 बनाने के लिए, 2 एटम बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप देखो तो इधर 2 मैग्नीशियम के एटम हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और इधर भी 2 मैग्नीशियम के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। अब ये बैलेंस्ड है। थर्ड एग्जाम्पल, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नए कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इधर कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 4 हैं लेकिन इधर 2 हैं, तो इधर 2 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 हाइड्रोजन हो गए, साथ ही में इधर 2 ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए और इधर 2 ऑक्सीजन, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4। प्रोडक्ट साइड 4 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड 2 है, तो हम इधर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे रिएक्टेंट साइड भी 4 नंबर ऑफ़ एटम्स हो जाएं ऑक्सीजन के। तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीजन का नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल हो जाएगा। तो अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चौथा एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नए प्रोडक्ट का सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप देखो तो इधर 2 सोडियम एटम हैं, इधर 1 है, तो इधर हमने 2 बढ़ाया तो ये हो गया 2 सोडियम एटम, साथ ही में इधर 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर 4 हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6। रिएक्टेंट साइड हमारे पास 6 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट साइड ये 2 ये 4। ये प्रोडक्ट साइड भी नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल हैं। अब आप हाइड्रोजन का देखो तो हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं। अब नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इक्वल है नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड के, तो ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। पांचवा एग्जांपल है Fe प्लस H2O। इन दोनों में रिएक्शन होने के बाद नए प्रोडक्ट फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्लस हाइड्रोजन। इसमें आयरन 1 है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड इधर 3 आइटम है आयरन के, तो इधर 3 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3Fe प्लस इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 4 हैं लेकिन इधर 1 ही हैं, तो इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ़ एटम इक्वल हो जाए ऑक्सीजन का नंबर ऑफ़ एटम जितना प्रोडक्ट साइड है। तो इधर 4 ऑक्सीजन हो गया और 4 लिखते ही ये हाइड्रोजन में भी कुछ चेंजिंग आई है, इधर पहले 2 थे तो अब 8 नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन हाइड्रोजन आइटम हो गए। तो अब प्रोडक्ट साइड इक्वल बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब इधर 8 है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 Fe एटम है और इधर भी है, तो अब ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इधर 2 हाइड्रोजन एटम है, इधर 1 है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इधर भी 2 हाइड्रोजन एटम हो जाएं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर इधर क्लोरीन भी 2 हो गया और इधर पहले से 2 क्लोरीन मौजूद हैं, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आते हैं अगले एग्जांपल्स पे। सोडियम प्लस वाटर, इन दोनों में रिएक्शन होने के बाद नया प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इधर सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर ऑक्सीजन, इधर 3 हाइड्रोजन के एटम है। अभी हम उसे इक्वल करेंगे, पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन इधर 1 एटम है और इधर भी 1 ही एटम है, तो इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स हाइड्रोजन के इक्वल नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, तो हमें इसे इक्वल बनाना होगा। इधर 3 हाइड्रोजन एटम है, इधर 2 हैं, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, तो हमें पहले दूसरे फॉर्मूले में 2 बढ़ाना होगा ताकि ये 4 हो जाए और हम उस साइड 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाए। तो इधर हम इस फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन एटम, ये 2 हाइड्रोजन एटम, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन एटम इधर, हाइड्रोजन एटम इक्वल हो गए। अब जब हमने इधर 2 बढ़ाया तो इसमें सोडियम भी 2 एटम हो गए, तो 2 एटम सोडियम के साथ बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2Na। अब सोडियम के एटम भी इक्वल हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो ये अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऐसे ही हमने कई एग्जांपल्स कराए हैं, आप इस चैप्टर के नोट्स हमारी चैनल से ले लें और इन सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करते रहें। एक एग्जांपल आप और देखें,
ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एक वर्ड इक्वेशन है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा इक्वेशन दे दे और बोले कि आप इसे बैलेंस्ड करें। आपको वर्ड इक्वेशन दे के बोल सकता है कि पहले आप इसका फार्मूला लिखें, इसका केमिकल इक्वेशन लिखें, फिर आप उसे बैलेंस करें। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस, ऑक्सीडेशन है तो O2 प्लस में रहेगा। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर का H2O। ये हमारा केमिकल इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसे बैलेंस्ड करना है। तो इधर कार्बन के 6 एटम हैं, इधर 1 है, तो इधर 6 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 6 कार्बन एटम। साथ ही में ऑक्सीजन हो जाएगा 12 + 6 18। अब इधर आप देखो तो इधर 2 ऑक्सीजन एटम है प्लस 8 6। अब जब 6 और 2 को आप ऐड करोगे तो आएगा 8। तो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के 8 एटम है और रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 8 एटम है और प्रोडक्ट साइड 18 है। तो हमें इधर 18 बनाना होगा। तो इससे हम अगर ऑक्सीजन के इस वाले एटम को, इस वाले मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12 प्लस इधर 6 है, 12 + 6 18 हो जाएगा और इधर भी 18 है। तो ये ऑक्सीजन का नंबर ऑफ़ एटम इक्वल हो गया। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 12 है और रिएक्टेंट साइड 2 है। तो हम इधर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इधर भी 12 हाइड्रोजन एटम हो जाए। तो इधर हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12। अब आप देखो तो ये नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट साइड इक्वल है नंबर ऑफ़ एटम इन प्रोडक्ट साइड। तो ये अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप ऐसे भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। केमिकल रिएक्शन होते कैसे हैं, कैसे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसी बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम सभी इक्वेशंस को बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product। ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है A + B + C, ये रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्शन के बाद एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं ABC। अब आप देखो तो ये 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, लेकिन ये आपस में जब इन दोनों में रिएक्शन हो रहा है तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट ABC का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसा है केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, ऐसे केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स H2 + O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये 2 रिएक्टेंट हैं। इन दोनों में रिएक्शन होने के बाद एक नए प्रोडक्ट वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। दूसरा एग्जांपल है सोडियम + क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके ये 2 रिएक्टेंट हैं, नए प्रोडक्ट एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। अगला एग्जांपल है मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक नए कंपाउंड, एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 2 रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट साइड एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। अगला एग्जांपल है कार्बन + ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन + ऑक्सीजन, ये दोनों 2 रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट करके ये सिंगल प्रोडक्ट अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। छठा एग्जांपल है सिल्वर + क्लोरीन, ये भी 2 रिएक्टेंट हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। आयरन + सल्फ़र, ये दोनों रिएक्ट करके FeS का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये इसमें 2 ही रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट एक ही का फॉर्मेशन हो रहा है। और आगे कुछ एग्जांपल्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड + वाटर,
इसमें भी एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें एक नए प्रोडक्ट का HNO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये सारे रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे। अगला रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इन 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, वहीं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे अगर कोई रिएक्टेंट ए है, ये टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का BC का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक चीज़ टूटती है, वो टूट के नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। तो जब भी किसी चीज़ को तोड़ा जाएगा तो उसमें फोर्स लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो उसी बेसिस पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कुछ टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मेनली 3 तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन। ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट का यूज़ किया जाए किसी प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए, किसी रिएक्टेंट को, किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, तो ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। इसमें हीट का यूज़ हुआ है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस। ये इस इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है। और तीसरा है फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स लाइट। ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी, मेनली सनलाइट का यूज़ होता है, इसमें का यूज़ होके एक प्रोडक्ट को तोड़ा जाता है, एक रिएक्टेंट को तोड़ा जाता है ताकि वो 2 या 2 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। ऐसे रिएक्शन को फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब हम इन तीनों रिएक्शंस के बारी बारी से एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें हीट एनर्जी का यूज़ हो रहा है। पहला एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। जब कैल्शियम कार्बोनेट में हीट पास कराई जाती है, हीट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो ये टूटकर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हीट एनर्जी का यूज़ करके एक रिएक्टेंट को तोड़ा जा रहा है जिससे कि नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में जब हीट पास कराई जाती है तो ये हमें 3 प्रोडक्ट देता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड। ऐसे तीसरा एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट में जब हीट पास कराई जाती है तो ये 2 प्रोडक्ट में टूटता है। पहला पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा है ऑक्सीजन। चौथा एग्जांपल है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट पे हीट पास कराने पर ये हमें 3 प्रोडक्ट देते हैं। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। जैसे लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन पर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके किसी एक रिएक्टेंट को तोड़ा जा रहा है। एग्जांपल है NaCl। NaCl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये टूटकर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। पहला है Na सोडियम और दूसरा क्लोरीन। और इस प्रोसेस को जिसमें NaCl में या फिर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है उसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, जैसे इसमें NaCl में पास कराई जा रही है तो इसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ठीक, तो ये टूटकर 2 प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक रिएक्टेंट टूटकर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगला एग्जांपल है वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये हमें टूटकर 2 प्रोडक्ट देते हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब इसे तीसरा एग्जांपल है एलुमिना। एलुमिना में हीट पास कराने पर ये हमें 2 प्रोडक्ट देते हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। अब आते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स पे।
एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें सनलाइट का या फिर लाइट एनर्जी का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड में जब हम सनलाइट पास कराते हैं तो ये टूट कर दो प्रोडक्ट देता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन। और दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइन। इसमें भी जब सनलाइट पास कराई जाती है तो ये टूट जाता है दो प्रोडक्ट में, सिल्वर और ब्रोमाइन में। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और वो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, और कौन सा लेस रिएक्टिव है, ये जानने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़नी होगी। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज़? It is a series of metal in which metal are arranged in order of decreasing reactivity. As you go from the top, from bottom, the reactivity decreases. ये एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें मेटल डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे मेटल की एलिमेंट की रिएक्टिविटी घटती जाएगी। सबसे ऊपर है पोटेशियम। पोटेशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद आता है सोडियम। ये आप देखो तो सोडियम नीचे है पोटेशियम के, तो ये पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ये ऊपर है। ऐसे ही जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी घटती जाएगी। उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी घटती जा रही है। ये ऊपर जो हमने देखा ये कैटायंस के कुछ एग्जांपल्स थे। अब आइए कुछ अनायंस के एग्जांपल देख लेते हैं। अनायंस निगेटिव चार्ज वाले आयंस को अनायंस कहा जाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडाइड। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी घटती जा रही है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला एग्जांपल है कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम में जब रिएक्शन आप करवाओगे तो ये नया प्रोडक्ट बनाएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखो तो मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो मैग्नीशियम रिप्लेस कर सकता है कॉपर को। तो जब रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस करके सल्फेट के साथ एक नया बॉन्ड बनाता है, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है प्लस कॉपर। अब आप अगर इसे उल्टा लिखो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो ये इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस लीड। सिल्वर नाइट्रेट और लीड में जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा लीड नाइट्रेट प्लस सिल्वर। आप देखो तो ये लीड ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए ये सिल्वर को रिप्लेस करके नाइट्रेट के साथ एक नया बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए हमें प्रोडक्ट मिल रहा है लीड नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सिल्वर अलग हो रहा है। चौथा एग्जांपल है कॉपर क्लोराइड प्लस Ca। कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये कैल्शियम कैन रिप्लेस कॉपर, तो ये रिप्लेस करता है कॉपर को और ये क्लोराइड के साथ एक बॉन्ड बनाता है, तो प्रोडक्ट हमें मिलता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस ये कॉपर अलग हो जाता है प्लस कॉपर। ऐसे पांचवा एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। इसमें भी कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो ये सिल्वर को रिप्लेस करके एक नया बॉन्ड बनाता है और प्रोडक्ट हमें मिलता है कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। छठा एग्जांपल है HCl प्लस Fe आयरन। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और नया प्रोडक्ट मिलता है फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। आप हमारे नोट्स से सारे एग्जांपल्स को नोट कर लीजिएगा और इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। आयंस क्या होता है आप सभी जानते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स को आयन बोला जाता है। किसी भी कंपाउंड में एक पॉजिटिव आयन होता है और एक निगेटिव, इन दोनों की मदद से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर दो कंपाउंड हैं उसमें एक कंपाउंड में पॉजिटिव निगेटिव होंगे और दूसरे में पॉजिटिव निगेटिव,
अगर उन दोनों कंपाउंड के पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे से एक्सचेंज करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, आपको अच्छी सी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले हम ये देख लेते हैं। इट इज़ यूजुअली अकर इन सॉल्यूशंस एंड वन ऑफ प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आउट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्सर सॉल्यूशंस में ही देखने को मिलते हैं और उसमें एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट हमने पढ़ा ना पीछे। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, वो प्रोड्यूस हो, तो ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहा जाता है। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स पे। पहला एग्जांपल है सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, ये कटायन है, ये अनायन, ये भी कटायन है, ये अनायन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा कि दो कंपाउंड के आयंस के बीच में एक्सचेंज होता है। तो ये पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा, तो बनेगा बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें आयंस के एक्सचेंज होने पर नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे बनेगा बैरियम सल्फेट प्लस NaCl। अब आप देखो तो बैरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है, एक वाइट प्रेसिपिटेट है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट ज़रूर निकलता है। तो ये बैरियम सल्फेट ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगला एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। ये कटायन है, ये अनायन, ये कटायन, ये अनायन। अब इसका पॉजिटिव उसके निगेटिव के साथ चला जाएगा, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, तो हमें मिलेगा इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा, तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें भी एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है, सिल्वर क्लोराइड। तीसरा एग्जांपल है बैरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। बैरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। अब बैरियम इसके निगेटिव के साथ सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो बनेगा बैरियम सल्फेट प्लस कॉपर इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा, तो बनेगा कॉपर क्लोराइड। इसमें भी एक वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, बैरियम सल्फेट। आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, इन दोनों में रिएक्शन होने के बाद इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसमें भी एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक ब्लैक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को हम PPT से डिनोट करते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में रिएक्शन होने के बाद बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ओके। अब छठा एग्जाम्पल है लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। इसका पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब भी कोई कंपाउंड होता है तो उसमें पहला जो आयन होता है वो हमेशा ही कटायन होता है, वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक ना। तो ये पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा, तो बनेगा लीड आयोडाइड प्लस ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो पॉजिटिव वाले को हम पहले लिखेंगे क्योंकि हमने अभी बताया ना आपको कि कंपाउंड में पॉजिटिव वाला कटायन पहले लिखा जाता है, तो ये बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब सातवां एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इसका पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा तो बनेगा NaCl प्लस इसका इसके साथ चला जाएगा तो H2O वाटर। ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले काइंड ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब कुछ बाहर निकलना, आउट होना। थर्मिक मीन्स हीट, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज़ की जाए, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब मीथेन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट करती हैं
तो ये नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। साथ ही में ये हीट भी रिलीज़ करती हैं, इसमें हीट रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला एग्जांपल है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, तो जब हम सांस लेते हैं हमारे भीतर ऑक्सीजन जाती है तो सेल्स में प्रेजेंट जो ग्लूकोज होता है, एब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ताकि वो हमें एनर्जी दे सके, और इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में रखा गया। और अगला एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहलाएगा। ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सभी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अगला रिएक्शन है इंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, लेकिन इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए, ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों गैसें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो इनको रिएक्शन के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर जब इनमें हीट पास कराई जाती है तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं NO। तो इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, उसी की मदद से एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है NO का, तो ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। अगला एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे हुई इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के ज़रिए, तो उसमें लाइट एनर्जी एक एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब की जा रही है प्लांट के लीफ में मौजूद क्लोरोफिल के द्वारा, तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, तो ये भी एक इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। और तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, उससे एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें हीट एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए, ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी एक इंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक रिएक्शन, और सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद है ना, जिसमें एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो सारे प्रोडक्ट जो टूटते हैं वो एनर्जी की हेल्प से टूटते हैं, इसलिए वो इंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। अब कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सा इंडोथर्मिक, ये जानने के लिए अगर आप इक्वेशन पे देखो, केमिकल इक्वेशन पे देखो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट रिएक्टेंट की साइड लिखा रहता है, और इंडोथर्मिक पे रिएक्शन में हीट या फिर एनर्जी एरो पे लिखा होता है, या फिर रिएक्टेंट साइड में लिखा होगा। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी या फिर हीट प्लस करके प्रोडक्ट की साइड में लिखी हो, वो एक्सोथर्मिक होगा, और जिसमें एरो पे लिखी हो या फिर प्लस में रिएक्टेंट साइड में लिखी हो, वो इंडोथर्मिक होगा। ठीक, अब आते हैं अगले रिएक्शन पे, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, रिडक्शन। इन दोनों को साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और द सब्सटेंसेस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस अपनी ऑक्सीजन दे देते हैं किसी और सब्सटेंस को, या फिर अपने में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है उनको। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब आप देखो तो इधर कॉपर है, कॉपर और ऑक्सीजन, तो रिएक्शन के बाद कॉपर से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक, समझ में आया? तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और इधर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, मतलब कॉपर में जब ऑक्सीजन जोड़ी जा रही है तो वो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है,
और कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और हियर ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंस यानी कॉपर को दे रहा है, इसलिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगला रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। ये उल्टा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव की जा रही हो, ऐसे रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। सब्सटेंसेज विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और वो सब्सटेंसेज जो अपना हाइड्रोजन किसी को दें या फिर अपना ऑक्सीजन रिमूव करें, ऐसे सब्सटेंसेस को रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हैपन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों में जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट मिलता है कॉपर प्लस वाटर। अब आप देखो तो इधर ऑक्सीजन है कॉपर के साथ, इधर प्रोडक्ट की साइड आप देखो तो कॉपर अकेला है, यानी अपना कॉपर ने अपना ऑक्सीजन किसी को दे दिया, किसी और सब्सटेंस को, तो इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये रिडक्शन कहलाएगा। अब आप देखो तो इधर हाइड्रोजन अकेला था लेकिन प्रोडक्ट साइड इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो इसमें आप देखो तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, तो ये कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन दे रहा है किसी और सब्सटेंस को, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और इधर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ये हमारी डेली लाइफ में भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स डालता है, जैसे ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। ऑक्सीडेशन एक ऑक्सीजन के साथ कोई भी मेटल या फिर फूड रिएक्ट करता है तो वो डैमेजिंग इफेक्ट डालता है मेटल या फिर फूड पे। देयर आर टू कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन इन एवरी लाइफ। आपने रोज़ाना की ज़िंदगी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कभी ना कभी नोटिस ज़रूर किया होगा। पहला टाइप है कोरोजन ऑफ मेटल और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। क्या होता है कोरोजन? Corrosion is a process in which metal are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface. Corrosion एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल्स धीरे धीरे से ख़त्म होने लगते हैं एयर और मॉइस्चर या फिर केमिकल्स के एक्शंस की वजह से मेटल्स ख़त्म होने लगते हैं। ऐसी प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। एग्जाम्पल है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पर जो ब्लैक कोटिंग जमा हो जाती है वो कोरोजन का एक एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है। और जब कॉपर में ग्रे कोटिंग जमा हो जाती है वो भी एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन में जब मोर्चा लग जाता है वो कोरोजन का एक सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। कोरोजन के दौरान आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से, और वो मॉइस्चर और वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जो कि रस्ट होता है। इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो इसमें आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं आपस में, इन तीनों में रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट मिलता है फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर। इधर हमने वाटर को एक्स में इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी ऐसा रिएक्शन होता है तो उसमें वाटर की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। वाटर किसी भी क्वांटिटी में रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इधर हमने वाटर की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं लिखी है। तो इधर जब
आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों रिएक्ट करते हैं, इस पर एक्शन करते हैं, तो ये एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोला जाता है, जिसका कॉमन नेम है रस्ट। इसका फॉर्मेशन करते हैं जिसकी वजह से आयरन पे रस्टिंग जमा हो जाती है। ठीक, तो ये कोरोजन का कुछ एग्जांपल्स थे, कोरोजन के बारे में कुछ बातें थी। अब आइए रस्टिंग रेंसिडिटी पर। ऑक्सीडेशन जब मेटल पे होता है तो उसे कोरोजन बोला जाता है, और जब ऑक्सीडेशन फूड के साथ होता है तो उसे रेंसिडिटी ऑफ फूड बोला जाता है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड oils in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड में प्रेजेंट फैट और ऑयल एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और जिसकी वजह से वो फूड ख़राब हो जाता है, जो अनप्लीजेंट स्मेल देता है और उसका टेस्ट भी अजीब लगता है। ऐसे कंडीशन को रेंसिडिटी ऑफ फूड बोला जाता है। इसमें फूड में से स्मेल बहुत ख़राब आती है और फूड भी खाने योग्य नहीं रहता है। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स, और रेंसिडिटी उन फूड मटेरियल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, स्पॉइल कर देता है, जो कि फैट्स और ऑयल्स से बने होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेंसिड फूड आर दैट इट गिव्स आउट अनप्लीजेंट फूड एंड टेस्ट, और इसकी रेंसिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पहचान यह है कि जब भी रेंसिडिटी होती है फूड की तो उसमें फूड में से अनप्लीजेंट स्मेल, ख़राब स्मेल निकलती है और उसका टेस्ट भी अजीब होता है, जिसे खाने लायक नहीं होता है। अब रेंसिडिटी को रोकने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। इन वेज की मदद से रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। पहला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ऐसे फूड्स जिसमें जो फैट और ऑयल्स कंटेन करते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने पर काफ़ी हद तक रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। दूसरा है बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने पर भी रेंसिडिटी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तीसरा तरीका है बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आप फूड को, खाने को ऐसे कंटेनर में रखें जिसमें हवा कम से कम पहुँचे, ताकि रेंसिडिटी को काफ़ी हद तक रोका जा सके, क्योंकि जब अगर फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो वो रेंसिडिटी, उसमें रेंसिड नहीं होगा। और चौथा तरीका है बाय स्टोरिंग अवे फ्रॉम लाइट। आप फूड को लाइट से दूर रखें। और पांचवा और लास्ट तरीका है रेंसिडिटी को रोकने का बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। आप ऐसे फूड मटेरियल्स जिसमें फैट और ऑयल हो, आप उसको नाइट्रोजन गैस में पैक करें। जैसे चिप्स आपने देखा होगा, उसमें एक गैस भरी रहती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। वो इसलिए भरी जाती है ताकि वो फूड की रेंसिडिटी होने से बचा सके। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसे हमने नोट्स की हेल्प से पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, हर एक एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।